जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आपकी क्लास जो है वो पिछले 3-4 दिन से नहीं आ रही थी, वो समय नहीं मिल पा रहा था। आपके कमेंट मुझे मिले और उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो अभी क्लास है और इसको पूरा आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप लगाइएगा और देखिएगा अगर क्लास कभी नहीं आ पाती तो समझ लीजिएगा समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी ही क्लासेस, आपके एग्जाम के लिए सारी वीडियोज हैं तो उनको आप जरूर लगाइएगा। हर क्लास के अंदर हर चीज आपको नई देखने को मिलेगी, जिसमें यूपीजी के स्पेशल भी है, साथ ही में स्टैटिक जीके भी है। तो इन सारी क्लासेस को आप अच्छे से जो है वो लगा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं किस अनुसूची में शामिल की गई थी। तो अनुसूची आपको पता है पहले 8 थी लेकिन अब वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो वो पूछा गया है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जो है वो किस अनुसूची में, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 इस तरह से किस अनुसूची में जो है वो उनको जोड़ा गया था इन 3 भाषाओं को। तो 8वीं, 5वीं या 6ठी या 7वीं बताइएगा। आप अपना आंसर विकल्प सोचिएगा कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। तो देखिएगा याद रखिए मेरे साथी, वो थी 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इस प्रश्न का तो भाई समाधान मतलब इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। देखिएगा 8वीं अनुसूची में, चलो थोड़ा मैं आपको यहां बताता हूं। देखिएगा जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। कितनी मेरे भाई? वर्तमान में, प्रेजेंट में आप देखिएगा 8वीं अनुसूची के अंदर कितना, 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो था वो सिंधी भाषा को जो वो जोड़ा गया था। तो याद रखना सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1967 के अंदर क्या सिंधी भाषा को जो है वो संविधान के अंदर जो वो जोड़ा गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर सिंधी भाषा जो है जोड़ी गई थी। और एक और बात देखो एक सवाल आता है बहुत ज्यादा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो वो था 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा, क्या दूसरा लिख लीजिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर जो ये 4 भाषा है कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। लिख लूं यहां पर, देखिएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो थी ये ऐड की गई थी। तो पूछा जाएगा डायरेक्टली बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। क्लियर है भैया? अच्छा देखिएगा एक और चीज देखिएगा, यहाँ पर ये 8वीं अनुसूची के अंदर ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अच्छा 5वीं जो अनुसूची है उसके अंदर क्या था? देखिए 5वीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी क्षेत्र या पूरे राज्य को जो वो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित कर सकता है। ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है। क्या दोबारा बताता हूं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी क्षेत्र या फिर पूरे राज्य को जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, वो उनका राइट है। तो अनुसूची 5 जो है वो इस तरह का विवरण देती है। बाद में देखो छठी जो अनुसूची है वो क्या बात करती है भैया? देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो नियम, कायदा, कानून होंगे वो अनुसूची 6 के अंदर बात की जाती है। ये 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची ये कहती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होगा उससे संबंधित बात कही गई है। किसमें? 7वीं अनुसूची। स मतलब 7, स मतलब शक्ति। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो किस तरीके से किया जाएगा वो अनुसूची बात करती है 7वीं। अब इसको अगर हम खोल दें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से अच्छे से पढ़िएगा कि भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल बहुत आसान है, आराम से 4 विकल्प पढ़िएगा कि जब भारत के अंदर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ 4 विकल्पों में से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी? बताइएगा। तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, देखिएगा एक चीज याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी का जो ये गवर्नर जनरल थे, देखिए कौन गवर्नर जनरल थे। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे उनका शासनकाल क्या था? 1848 से 1856। लिख दूंगा आपको। तो इनका जो शासनकाल था 1848 से 1856 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। क्लियर है भैया? ये जो है वो गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो देखो इनको जो है लॉर्ड डलहौजी जो है इनको जो है ना भारतीय रेलवे का जनक भी बोलते हैं। क्या? इंडियन रेलवे का, ठीक है। तो भारतीय, ठीक है, लिखिएगा भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जो जनक बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। क्लियर है? एक और याद रखिएगा कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी आपको पता होगा 1853 में बंबई से थाने तक जो 21 मील बोले तो
34 किलोमीटर तक जो है बिछाई गई थी। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर की वो जो लाइन थी वो बिछाई गई थी। 34 किलोमीटर को हम बोल सकते हैं 21 मील। अगर 34 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं आता है तो 21 मील आएगा, उसका मतलब भी एक ही बात है। क्लियर है? कब एकदम क्लियर है? ये कब बिछाई गई थी? 1853 के अंदर। कब? 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो जो है बंबई से थाने तक के बीच में रेलवे लाइन बिछाएंगे तो रेलवे चलेगी तो उस पर तो चलना हो या बिछाना हो बात एक ही है। तो इस चीज को आप हल्का हल्का याद रखें। अच्छा देखिएगा, इसमें एक विकल्प ये है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जनरली मैं आपको बताता हूं। इनका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1772 से 1785 तक जो है ये इनका कार्यकाल था। ठीक है, 1772 से 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का जो है ये समय काल इनका चलता है। याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जाए तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल लिख लीजिएगा, सीधे सीधे बंगाल शब्द ही आता है, वेस्ट उसमें नहीं जुड़ा होता है। बताता हूं, देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगा। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इनका शासनकाल कब तक रहा था? 1786 से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए थे तो 1786 से 1793 तक इनका जो है शासनकाल चलता है। ठीक है, तो 1700 लिखिएगा, 1786 से 1793 तक का जो शासनकाल होता है वो किसका होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का होता है। इसका आंसर जो होता है वो लॉर्ड डलहौजी होगा। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे पता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल पूछा जाएगा तो 1786 से 1793 तक रहे थे। और याद रखिएगा, सिविल सेवाओं में बड़ा योगदान अगर पूछा जाएगा, सिविल सेवाओं में जो योगदान दिया जाता है वो किसका है? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे सिविल सेवाओं के जनक भी बोलते हैं या फिर इनका बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बचे हुए, इनको बताता हूं। देखिए, लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 तक रहा था। भारत के प्रथम गवर्नर, अगर आपसे भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, ये शब्द याद रखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्लियर? यहां बंगाल के और यहां पर भारत के, इन चीजों को जो हल्का हल्का आप याद रखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर है भैया? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर, खाली गवर्नर पूछा जाए, लिख लो इन चीजों को। बंगाल के पहले गवर्नर पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो वो लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है? यहां पर क्या बोला गया है कि मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो डेट आपसे पूछी है कि मंगल पांडे साहब को जो है कब फांसी दी गई थी, तो बताइएगा कब दी गई थी, बताओ जल्दी से। 29 मार्च, कौन भूल सकता है? तो याद रखना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए जो है वो कृत्य पर जो है उनको फांसी दी गई थी। क्लियर है? डेट आपको भूलना नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक चीज पूछी जाती है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से संबंधित एक सवाल बना था पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि जो वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है, एक्चुअल में ये अधिनियम जो कौन लेके आया था? तो लॉर्ड लिटन लेके आया था। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? 1876 से इनका चालू होता है। कब तक था ये हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो था वो कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लेकर के आया था। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कानपुर के विद्रोही नाना साहब जो थे निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बताओ जल्दी से। 4 हैं, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, या बालाजी बाजीराव, या बालाजी विश्वनाथ। बताओ जल्दी से किसके पुत्र थे? तो वो थे बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव द्वितीय के जो थे वो नाना साहब जो थे वो उनके जो है पुत्र थे। चलो अब देखो, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। देखिए, एक बात बताइएगा, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कौन थे? मराठा साम्राज्य के अंतिम जो पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय। पर देखिए, अगर आपको यहीं पर याद रखना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें
जो मेन नेता थे और उनका जो स्थान था वो आपसे पूछा जाता है, तो इसको हल्का हल्का आप याद रखें। देखिए मौके के रूप से बताता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, समय लगेगा। देखिएगा बिहार से पूछा जाए तो वो कौन थे? बिहार से 1857 की क्रांति में जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, भारत को आजादी दिलाने के लिए, बिहार से थे कुंवर सिंह। कौन थे बिहार से? कुंवर सिंह थे। झांसी से कौन थे पता है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थी। इधर दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। कानपुर से दो याद रखिए, तात्या टोपे और नाना साहब। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। जो भी आपको बताया है वो आपको याद होना चाहिए, बताओ जल्दी से। बहादुर शाह जफर कहां से थे? दिल्ली से थे। तात्या टोपे नाना साहब आ जाए तो कानपुर से। खान बहादुर खान ये बरेली से थे। नंबर 5 देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में कौन भारत का वायसराय था? सीधी बात, 15 अगस्त 1947 के समय भारत का वायसराय आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से वो कौन वायसराय था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बहुत सिंपल है। 1947 से 1948 तक जो है इनका शासनकाल, याद रखिएगा 1947 से 1948 तक जो है इनका एक शासनकाल था। अच्छा ये चीज देखिएगा, बाकी जो ऑप्शन है लॉर्ड ब्लिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बैबेल, इनके बारे में थोड़ा सा आप शासनकाल के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं नोट नहीं कर रहा हूं, समय लगेगा दोस्त, मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है। देखिएगा बहुत सिंपल है। देखिएगा लॉर्ड बैबेल बार बार याद रखिए। देखो लॉर्ड बैबेल का शासन आपसे पूछा जाए तो 1947 से 1944 से 1947 तक था। चलो लिख देता हूं, ठीक है, लिखिएगा 1944 से 1947 तक जो शासनकाल था वो किसका था? लॉर्ड बैबेल का था। अच्छा एक बात बताओ, कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन के बारे में आपसे पूछा है सन तो 1946। कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का। एक और डेट बहुत पूछी जाती है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। दूसरा 1931 में, पहला 1930 में। क्लियर है? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। लॉर्ड लिनलिथगो, क्या? लॉर्ड लिनलिथगो, इनका अगर शासनकाल आपसे पूछा जाए तो 1936 से 1944, क्या? 1936 से 1944 तक जो है इनका शासनकाल था। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939, क्या? 1939। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाए तो 1942, क्या? क्रिप्स मिशन जो था वो 1942, इस डेट को आप याद। अगला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है कि 4 विकल्प हैं, इनमें से निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करिए। 4 विकल्प हैं, इनमें से बताओ कौन सा बंदरगाह है जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है, यानी पहले से ही बना हुआ है, बनाया नहीं, वो बना हुआ ऐसे समझिएगा, पहले से चला रहा है, उस बंदरगाह पे जो है पहले से काम होता चला रहा है। तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है तो मुंबई, दीनदयाल, चेन्नई या कोलकाता, बताओ कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है उसे भारत का प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, और एक याद रखें ना, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक, अगर आपसे पूछा है सबसे बड़ा जुड़ जाए या सिर्फ भारत का प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह। क्लियर? जो चेन्नई बंदरगाह है ना यही है, याद रखना, ये कृत्रिम बंदरगाह भी है, ये प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, लिख दूं, ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये कैसा है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा है, क्या? बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, बंगाल की, लिखिएगा बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा, सबसे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आते हैं, लगता है कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। देखिएगा माल ढुलाई की मात्रा में, क्या? माल जहां से बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो माल ढुलाई की मात्रा में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो वो गुजरात में है, दीनदयाल, जिसको हम कांडला बंदरगाह भी बोलते हैं। तो याद रखना, माल ढुलाई से संबंधित जहां पर बहुत ज्यादा माल दूसरे देशों में जाता है, दूसरे देश से आता है, बहुत बिजी है, याद रखना। तो माल ढुलाई की मात्रा में अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। कौन सा? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसका दूसरा नाम कांडला बंदरगाह भी है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह भी बोलते हैं। और ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में है। कहां पर है मेरे साथी? गुजरात में। देखो कोलकाता बंदरगाह के बारे में, इसका एक दूसरा नाम भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह ही दूसरा नाम है। ठीक है, लिख लीजिएगा, श्यामा प्रसाद। कौन सा?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लिख लीजिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो मतलब उसका एक ही है, कोलकाता बंदरगाह की बात कर रहा है। एक और चीज याद रखना कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, ये सटीक ऐसे ही सवाल पूछा गया था जिसका मुझे क्वेश्चन याद है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था वो कौन सा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जिसे हम कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। 7वें नंबर का जो सवाल है उसको देखिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? राज्य नहीं पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर होता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप, दिल्ली, पांचोरी या फिर चंडीगढ़? बताओ जल्दी। लक्षद्वीप का है। क्लियर है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर बात करते हैं तो ये आपके लक्षद्वीप का है। पूछेंगे भैया कितना, तो ये सबसे कम है 2150, मतलब 2149। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये सत्रह 49 59 ये इंग्लिश मतलब हिंदी में सही साफ साफ नहीं बोल पाते हम, तो 2159 जो है सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये अपने लक्षद्वीप का है। क्लियर है? एक चीज बताइए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, किस राज्य का है? वो है आपके बिहार का। किसका है? बिहार का। राज्य की बात करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो लक्षद्वीप है। एक और चीज याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। राज्य केंद्र अलग अलग। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य में पूछा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व संघ शासित प्रदेश की अगर पूछा जाए तो वो दिल्ली है। देखिएगा, अगर इसमें होता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है तो दिल्ली में, लेकिन सबसे कम है तो लक्षद्वीप में। क्लियर है भैया? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? दिल्ली में है, लगभग 11,320 के आसपास है। अच्छा ये बताओ, एक बेहतरीन सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बेहतरीन सवाल, शायद आप जवाब ना दे पाए इसका। देखिएगा, 7 सिस्टर्स स्टेट के बारे में पता है आपको? यानी उत्तर मतलब भारत का एक नक्शा देखिएगा जहां पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है ना, असम, मणिपुर, ये सब जो अरुणाचल प्रदेश है, इन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का नाम से इन्हें जाना जाता है। पूछा जाएगा 7 सिस्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? बताओ जल्दी से। असम, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम? तो मिजोरम की है, याद रखना। अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। ठीक है, इंडिया की अगर मैं साक्षरता दर बात करता हूं, इंडिया की साक्षरता दर बात करता हूं तो याद रखना 74.04%। ये जो है ये इतनी साक्षरता दर है। क्लियर है? अच्छा, सबसे कम साक्षरता किसमें है? बिहार में है। और सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कहां पर है? केरल। हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, भारत की साक्षरता कितनी बताई थी? 74.04। क्लियर है? अच्छा बताओ, भारत की साक्षरता दर में पुरुषों का कितना परसेंटेज है? 82 यानी 82.14%। महिलाओं का कितना है? 65.46%। सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। अच्छा ये बताइएगा, लिंगानुपात की मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत के किस राज्य में? केरल में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पुडुचेरी के अंदर है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो किस में? केरल में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस में? लक्षद्वीप में। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी जो है वो राज्य है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो दिल्ली में। इतना बहुत है भैया, इसको लिखने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए मौखिक रूप से साक्षरता हो या सेक्स रेशियो हो या जनसंख्या डेंसिटी हो, इन सबसे लेकर के सवाल आता है। राज्य का अलग आएगा, केंद्र का अलग आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा। इन सारे फैक्ट को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब तो मजा आएगा, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे। इधर देखिएगा, यूपी का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है? जैसे मान लो यूपी का नक्शा ये है तो पश्चिम वाला, ये सबसे लास्ट वाला जो जिला है वो कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सा है? बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर शामली? कौन सा? शामली। तो याद रखना मेरे भाई, शामली है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये यूपी का मैप है, ये क्या है? ये पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी है। ये क्या है? ये पश्चिमी जिला आपसे पूछा है, पश्चिमी लिख लीजिएगा वेस्ट में। और ये आपका उत्तरी है। ठीक है, ये आपका उत्तरी और ये अपना दक्षिणी है। ठीक है भैया? अब आप समझिएगा, सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा जाए यूपी का तो वो है बलिया। कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो शामली। कौन सा मेरे भाई? शामली। उत्तरी पूछा जाएगा तो ये सहारनपुर यूपी का है। ठीक है, सहारनपुर यूपी का है। और दक्षिणी पूछा जाएगा तो ये अपना सोनभद्र है। कौन सा है मेरे साथी?
सोनभद्र है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज समझिएगा, सोनभद्र की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? इसकी जो बॉर्डर है मैं यहाँ लिख देता हूं, सोनभद्र की जो सीमा होती है वो भारत के 4 राज्यों से लगती है और ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीमाओं से टच होने वाला एक जो है डिस्ट्रिक्ट है। इधर बात करते हैं, फिर इसके बाद में जो सहारनपुर है ना, उसकी जो सीमा होती है वो 3 राज्यों से लगती है। किससे? 3 राज्यों से लगती है सीमा। किसकी? सहारनपुर की, जिसमें कि क्या आता है आपको पता है, हरियाणा आ जाता है, इधर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, अरे एचपी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, और इधर आपका यूके आ जाता है, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड। तो ये सहारनपुर जो है ये 3 से, ऊपर वाला 3 से, नीचे वाला 4 से, ऐसे याद रखिएगा। फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिएगा, एक्चुअली में जो कैमरे की बैटरी है वो बहुत ज्यादा लो हो रही है, तो इसलिए मैं इसे खत्म करता हूं। देखिएगा ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये इसका आंसर क्या होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? सवाल पढ़ लिया, आराम से समझ लेना, मैं इसे फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा विकल्प, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है? फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। अगला सवाल यहीं पर, वीडियो को बहुत जल्दी खत्म इसलिए किया जा रहा है मेरे साथी, क्योंकि कैमरे का जो बैटरी है वो बिल्कुल एकदम जो है ब्लिंक करने लग रहा है, तो ये कभी भी जो है इसका डेथ हो सकता है। देखिए कि किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? क्या किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो कब क्या था? 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। अब देखो जब बंद हो जाए, ठीक है, मैं पूरी बात करता हूं। देखिए पुर्तगाली भारत जो आने वाले पहले कौन थे? यूरोपीय, वो पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, तो ये जो है वो इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा? सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, और एक और चीज देखिएगा, 10 क्वेश्चन थे और इसमें से आपका कितना स्कोर है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा, और एक मैं बार बार कितना क्वेश्चन आपका बना है 10 में से कम 5 क्वेश्चन तो आपका एकदम सही होना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज याद रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी एक बड़ी एनर्जी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। देखिएगा इसका जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर लगभग 40 से 45 वीडियोस हैं। उनको जब भी समय मिलेगा उन सारी वीडियोस को लगा लीजिएगा। कभी क्लास नहीं आ पाता है, समझिएगा, प्रॉब्लम है, नौकरी के साथ दिक्कत होता है, तो ऐसे में उस प्लेलिस्ट को पूरा आप एक बार रीड कर लीजिए, पूरा एकदम जो रीड कर लीजिएगा, स्पीड से देखिएगा, कैसे भी देखिएगा, लेकिन उसको आप लगा लीजिएगा, वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।